स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन वंडर्स में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का भूगोल का पहला थर्ड चैप्टर है अपवाह। क्या है? अपवाह। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। यानी कि एक अपवाह क्या होता है? बहाव की तरह बात करते हैं। विभिन्न देशों छोटी छोटी धारें आकार एक साथ मिलकर जाती हैं, एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इनका विकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र में महासागर में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अपवाह। यानी जब छोटी छोटी नदियां मिलकर धीरे धीरे एक धार में जाती हैं, एक साथ जाती हैं, तो फिर कहाँ पर जाके मिलती है? किसी बड़े जलाशय या झील या समुद्र में, तो उन्हें क्या कहा जाता है? महासागर में होता है। अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी एक नदी तंत्र द्वारा जिसे क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। जल विभाजक। जल विभाजक कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि यानी ऊंची भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। यानी जब कोई पानी ऊपर से गिर रहा हो, बीच में पहाड़ आ जाए, तो एक लेफ्ट और एक राइट साइड गिर रही है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जल विभाजक कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी। भारत में अपवाह तंत्र। भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियों की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहला, हिमालय की अधिकतर नदियां 12 मासी होती हैं, यानी 12 महीने चलती रहती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है। इनमें 12 के 12 महीने पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त उच्च यानी ऊंचे पर्वत से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है, जिससे ये 12 मास कहलाती हैं। हिमालय की दो प्रमुख नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं। यह अपने मार्ग के ऊपरी भागों में 3 अपर्दन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने वाड़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं, और यह पूर्ण विकसित डेल्टा को भी निर्माण करती हैं। पहला आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। जो सिंधु नदी का उद्गम स्थान का है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित में बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हैं तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती हैं। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। फिर आता गंगा नदी। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकार गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल में हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। बाएं तथा दाहिने दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तथा
फरक्का की ओर बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ गंगा नदी जो दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा के दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। कौन कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र और गंगा अंतिम चरण में मिलने से पहले, विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। की लंबाई 2500 किलोमीटर है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु तथा सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतम मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती हुई नामंचा बरवा शिखर के पास बहुत पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे देहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरे सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं। जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? अधिकतर प्रायद्वीप नदियां मौसमी होती हैं, ये मौसम में ही होती हैं, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर ही निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी हिमपात नहीं होता कि कोई पर्वत या पहाड़ पिघले तो उससे पानी मिले, नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वर्षा पर ही निर्भर करता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसे मौसमी कहा जाता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी खटखट छटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम। जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं उनकी लंबाई कम होती है, लेकिन जो हिमालय से निकलने वाली नदियों की लंबाई बहुत ज्यादा दूर लंबी होती है। परंतु प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी कुछ नदियों के केंद्र उच्च भूमि से ही निकलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रतिभा की अधिकतर प्रमुख नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं उनकी अफवाहों का द्रोणियों क्या होता है, वो छोटा होता है, परंतु हिमालय के निकलने वाली द्रोणियों का आकार बड़ा होता है। फिर आते हम बात करते हैं द्रोणियों की, कौन कौन सी द्रोणियां होती हैं। पहली नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसको द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भरत पूजा तथा पेरियार हैं। फिर उसके आगे अब बात करते हैं गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। गोदावरी क्या सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह महाराष्ट्र के कौन से जिले से निकलती है? नासिक जिले में, जो पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, बेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं।
बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी जो है ये कहाँ से निकलती है? इसका जो उद्गम स्थान है वो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से निकलते हुए ये जाते हुए उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाद द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट के स्रोत से निकलकर लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसकी जो सहायक नदियां कौन है? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा सहायक नदियां हैं। फिर बात करते हैं हम कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कुल लंबाई 760 किलोमीटर। सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी हैं। कुछ छोटी नदियां पूर्व की तरफ होती हैं, जैसे दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा सुर्वरेखा। झीलें पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। झीलों का निर्माण, अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों वाले द्रोणी जलीय झील। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका निर्माण बीमारियों एवं वर्ग चादर की क्रिया के फल शुरू हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती हैं। स्पीड तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगूर का निर्माण करते हैं, जिसे चिल्का झील, पुलकित झील, कोलेरू झील भी कहा जाता है। लवणीय झील, राजस्थान की सांबर झील एक लवणीय जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील अधिकांश हिमालय क्षेत्र में है। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। मीठे पानी की अन्य झील जैसे डल झील तथा भीमताल, नैनीताल, लोकताक और बड़ा पानी। झीलों से होने वाले प्रमुख लाभ, नदी के बहाव को सुचारू रूप में बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है। सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। जल विद्युत उत्पादन करने में इस्तेमाल, परितंत्र को संतुलित करने में तथा प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक। नदी प्रदूषण, नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा आप परिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं, जिसके कारण नदी प्रदूषण बढ़ता है। नदी प्रदूषण, जो घरों से निकलने वाले कचरे, उन सबसे क्या होता है? नदी प्रदूषण होता है, जिससे नई पानी वाली परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।